बिटकॉइन ईटीएफ की मांग बढ़ने की वजह से बिटकॉइन की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। सोमवार को बिटकॉइन का भाव 1.11 लाख डॉलर की रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया। भारतीय करेंसी रुपए में बात करें तो एक बिटकॉइन अब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। सर, क्या है इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह? भारत में तो 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन हो गया। अगर आप भारत के हिसाब से देखें 1,22,000 डॉलर के आसपास की कीमत हो गई बिटकॉइन में। और पूरे क्रिप्टो बाजार में एक्सप्लोजन हुआ। 5 बड़े कारण हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिस वजह से बिटकॉइन में तेजी आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आंकड़ा एक बताना चाहता हूं। जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है उनमें बड़ा निवेश आया है इंस्टीट्यूशंस का। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बिटकॉइन के नियमों में बदलाव हुआ है उससे बिटकॉइन के ईटीएफ में रिकॉर्ड डेली इनफ्लो दिखाई दिए। करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर के सिंगल डे इनफ्लो में बिटकॉइन में दिखाई दे रहे हैं। और नेट इनफ्लो इस साल में अब तक करीब 14.4 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन में हो चुका। और ये जब इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, ब्लैक रॉक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की एसेट के तौर पर बिटकॉइन की अब स्वीकार्यता तैयार हो चुकी है। दूसरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्रिप्टो को लेकर कई सारे नियमों में बदलाव किया गया। स्टेबल कॉइन का नियम आ रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स की ईटीएफ की इजाजत दे दी। यानी बिटकॉइन अब वित्तीय व्यवस्था की मुख्य धारा में आ गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कंपनियों ने अपनी ट्रेजरी रखना शुरू कर दी है बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स में। खासतौर पर हमने जो विस्तार से अर्थ हम किया था, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया था कि दुनिया में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां अपनी ट्रेजरी में अब अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को रख रही हैं। और इसलिए बिटकॉइन की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भी कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। दुनिया के तमाम देश बिटकॉइन के रिजर्व्स बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट बैंकों को इजाजत दे रहे हैं। तो ये चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियां हैं जिसने बिटकॉइन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ाई और अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सुधार की जिम्मेदारी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली है। टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 3 करने के लिए अब अमित शाह राज्यों के साथ बातचीत करेंगे। अभी तक ये जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास थी। अब चर्चा ये है कि 12% टैक्स स्लैब को खत्म करने के लिए राज्यों को मनाने में गृह मंत्री अमित शाह को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस स्लैब के हटने से टैक्स कलेक्शन में कमी की आशंका है। सर, क्या आपको लगता है कि ठीक है, जिम्मेदारी मिली है? एक पुराना अनुभव भी हमारा है गुजरात चुनाव के टाइम का कि अमित शाह जी को तब भी कमान मिली थी और जीएसटी पर काफ़ी कुछ हुआ था। क्या आपको लगता है इस बार कौन सी बड़ी उलझनें हैं राज्यों को मनाने में? गुजरात चुनाव का संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले उस वाले गुजरात चुनाव से ठीक पहले जीएसटी लागू हुआ था और फिर तत्काल गुजरात चुनाव आया था और सरकार ने बहुत सारे जीएसटी के प्रावधान रोल बैक किए थे, वापस किए थे, रियायतें शुरू हुई थी और वहीं से रियायतों की शुरुआत हुई थी। पर यह थोड़ा दिलचस्प सा मूव है और थोड़ा राजनीतिक रूप से भी इसकी कई सारी व्याख्या हैं जो राजनीतिक हलकों में दिल्ली में की जा रही हैं। अभी तक जीएसटी में राज्य सरकारों के साथ बात करने की पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की थी, जो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से, जिसमें बाकी राज्यों के सदस्य हैं, के मंत्री सदस्य, उनके आधार पर बात होती। पर अब गृह मंत्री सामने आए हैं सहमति बनाने के लिए। और सहमति बनाने के लिए गृह मंत्री को आगे करने की वजह यह है कि मामला कुछ ज्यादा उलझ गया है जीएसटी काउंसिल के भीतर। आप सोचिए, पिछले कई महीने हो गए, 6 महीने के आसपास का समय हो गया है, जीएसटी काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि जीएसटी के एजेंडे में किसी भी एक चीज पर सहमति नहीं बन पा रही है, चाहे वो बीमा पर जीएसटी कम करना हो या बाकी चीजों पर। सबसे ज्यादा उलझे हुए मामले कौन से हैं? सरकार पिछले साल से, इस साल नहीं, पिछले साल से लगातार, पिछले बजट से, मतलब 2024 के बजट से लगातार ये बात कह रही है कि जीएसटी के दरों का सरलीकरण चाहिए। चूंकि जीएसटी को 8 साल हो गए, कई तरीके की समस्याएं जीएसटी के भीतर आई हैं। फ्रॉड बढ़े, धोखाधड़ी बढ़ी, कई तरह के कारण जटिलताएं बढ़ी। जीएसटी के आने से लागत या महंगाई कम नहीं हुई, तो इसमें सुधार चाहिए, जिसको जीएसटी 2.0 रिफॉर्म कहा जा रहा है। पहला तो यह कि 12% के स्लैब को हटाकर जो भी सामान या सेवाएं हैं उन्हें 5 या 18% के स्लैब में ले आना, ताकि 3 स्लैब हों और एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आ जाए। इस पर शुभम राज्य सरकारें बिल्कुल उखड़ी हुई हैं। उनके बीच में और केंद्र के बीच में कहीं कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है जीएसटी काउंसिल में, और यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं हो पा रही। केंद्र और राज्यों को करीब 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का लॉस होगा इस रिस्ट्रक्चरिंग से, इसलिए राज्य सहमत नहीं है। राज्य इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो उनको जीएसटी लाते समय 5 साल के नुकसान की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी। अब वो बीमा भी खत्म हो गया। अब राज्य सरकारों को जो नुकसान हो रहा है वो उन्हें खुद उठाना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि वस्तुओं को अलग अलग स्लैब में रखने से मुकदमे और विवाद बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश यह है कि
एक समान स्लैब आ जाए, बल्कि जीएसटी तो सिंगल वन नेशन वन टैक्स था जो कभी नहीं हो पाया, कम से कम अगर 5 नहीं तो 3 या 2 स्लैब हो जाएं, जिससे कि वर्गीकरण सही हो और नुकसान ना हो सके। दूसरी चीज ये कि जो विवाद जिस पर राज्यों के साथ है वो ये है कि जो नए नियम आए हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, ई वे बिल के उनसे धोखाधड़ी रोकने की तो कोशिश की गई, लेकिन हर राज्य सरकार इस बात से परेशान है कि छोटे व्यापारी जीएसटी की व्यवस्था से बुरी तरह त्रस्त हैं। तकनीकी जटिलता बुरी तरह बढ़ी है, सरल नहीं है, इसे सहज और आसान टैक्स कहा गया था जो बिल्कुल उसका उल्टा साबित हुआ है। इसलिए भी राज्य सरकारों का उत्साह थोड़ा सा जीएसटी के को लेके उलझा हुआ है। तो ये जो मुद्दे हैं ये थोड़े ज्यादा जटिल, इसमें बीमा का मामला भी शामिल कर लीजिए। बीमा पर जीएसटी कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल की एक कमेटी ही अपनी सिफारिशें दे चुकी, उसको भी नहीं माना गया है। तो ये वो मुद्दे हैं जो शायद ऐसा लगता है कि अब अमित शाह की मेज पर पहुंचेंगे और वो राज्य सरकारों से इस पर बातचीत शुरू करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कहाँ सहमति बन सकती है आसानी से, और इस बार जो ये नई मुहिम शुरू हुई है, ये नई कोशिश शुरू हुई है, ये परवान चढ़ेगी? आसान नहीं है, क्योंकि अब जीएसटी को 8 साल हो गए। हर राज्य सरकार के अपने अनुभव में बहुत सारे और भी आंकड़े हैं। जीएसटी के 8 साल के आंकड़ों में दिखाई दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर लेड स्टेट्स हैं उनको फायदा हो रहा है जीएसटी में, उनके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, लेकिन बाकी राज्यों का रेवेन्यू कलेक्शन टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। राज्य चूंकि पूरी तरह जीएसटी पर निर्भर है, उनकी अधिकांश आय जीएसटी से आती है और इनकम घटने का डर है। दूसरी चीज है कि पिछले 7-8 साल में 2-3 फैसले जीएसटी में ऐसे हुए जिसमें राज्य सहमत नहीं है, जैसे कि सेस लगाए जाने का फैसला, राज्य सरकारें कह रही हैं कि सेस को बंद किया जाना चाहिए या उसका शेयर उनको दिया जाना चाहिए। तो अब मामला थोड़ा उलझा हुआ है। दूसरा ये कि विपक्ष और सत्ताधारी राज्यों के बीच में एक बैलेंस भी है, जीएसटी काउंसिल में राजनीति भी है, उसे भी संभालना, गृह मंत्री को संभालना होगा। स्लैब कम करने के लिए जो नुकसान होने वाला है, अगर उसको ठीक करने का कोई फार्मूला लाया जाता है जो वित्त मंत्रालय के पास अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा फार्मूला देने का मतलब है कि वित्त मंत्रालय को अपने राजस्व की कुर्बानी करनी पड़ेगी, वो ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो राज्यों को सहमत करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पेट्रोलियम, पावर, रियल एस्टेट, इन चीज़ों को तो लाने की बात अभी एजेंडे से बहुत पीछे है। तात्कालिक तौर पर तो यही है कि स्लैब्स की एक बार रिस्ट्रक्चरिंग पर राज्यों को सहमत कर लिया जाए, लेकिन इस बार मतलब ये गुत्थी थोड़ा ज़्यादा पेचीदा और उलझी, और ये जीएसटी अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी परीक्षा लेगा इस बार।